Hello everyone, welcome back to Insarkari. So we are taking up important topics from 25th of March. So first is about this disease, mumps disease, जिसका हमें again फिर से बहुत बड़े लेवल पे पैंडेमिक लेवल पे हम बोल सकते हैं. अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है बट एपिडेमिक लेवल बोल सकते हैं पे आउटब्रेक्स देखने को मिल रहे हैं केरला में स्पेसिफिकली. तो मम्प्स डिजीज के अगर हम नेचर की बात करते हैं तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है. इट इज बिकॉज ऑफ अ वायरस एंड ये एक एयरबोर्न डिजीज है, तो एयर के थ्रू इजीली स्प्रेड हो जाता है. सिम्टम्स इनिशियली फीवर और हेडेक, और मोस्टली वी आर सीइंग दैट दिस इज देयर इन चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट्स. इसके अलावा इट ऑल्सो कॉजेज पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, जिनको हम पैरोटिड ग्लैंड्स भी बोलते हैं. एंड अभी इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है बट वैक्सीन इज देयर. तो वी जस्ट आर ट्रीटिंग द सिम्टम, तो सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट और पेशेंट रिकवर्स विद द रेस्ट, जैसे हमें कोविड के केस में देखने को मिला था. तो यहाँ इशू ये है कि वैक्सीन होने के बाद भी फर्स्टली इट इज नॉट मेड अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कभी भी वो उसका पार्ट ही नहीं थी. तो दिस डिजीज वॉज नॉट टेकन अप सीरियसली. इससे पहले ज्यादा प्रायोरिटी बाकी डिजीजेस जैसे मीजल्स को दी जाती है, अगर हम लाइक केरला की भी बात करते हैं. सेकेंडली देर इज नो डेटा, कोई डेटा कलेक्शन नहीं है टू स्टडी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस. तो दैट इज अनदर चैलेंज. अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चैलेंज इस डिजीज से ये भी है कि जो मम्स है वे और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है एंड इट कैन लीड टू अदर डिजीजेस लाइक इंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस या acute pancreatitis. तो all these are related to the inflammation of these different body tissues and body organs. तो पार्ट ऑफ सोल्यूशन, फर्स्टली डेटा इट शुड बी प्रॉपरली कलेक्टेड. प्राइमरी लेवल जब हम बात करते हैं इट शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. जैसे यहाँ पे सजेस्टेड भी है MMR पे फोकस होना चाहिए वैक्सीनेशन के केस में. सो MMR स्टैंड्स फॉर मम्प्स, मीजल एंड रुबेला. तो दिस इज व्हाट WHO हैज आल्सो बीन सजेस्टिंग. एंड देन वैक्सीन डोजेज की बात हो रही है. और अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे अब जब हम बात करते हैं और एज अ सॉल्यूशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कैसे आउटब्रेक को अब हम करंटली जो फेस किया जा रहा है केरला में, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला में. तो फर्स्टली स्कूल लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी स्कूल में आउटब्रेक बहुत ज्यादा हो रहे हैं. तो उसमें ये इशू ये देखने को मिल रहा है कि अगर थोड़ा सा सिम्टम सबसाइड हो जाता है तो चिल्ड्रन दे आर बीइंग सेंट टू स्कूल. तो ये नहीं होना चाहिए. एंड इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट हो जाता है. इम्यूनाइजेशन सेकेंड एस्पेक्ट है. थर्ड एस्पेक्ट इज डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस. देन हम यहाँ ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हैं, तो वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस नोटो बॉडी. तो नोटो इट इज अंडर द यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री. यहाँ पे इशू की अगर हम बात करते हैं तो वी आर सीइंग कि जो ऑर्गन डोनेशंस हैं, फर्स्टली ये एक कमर्शियल इंडस्ट्री की तरह हम इसको नहीं देखते हैं, जैसे कि हम सरोगेसी की भी बात करते हैं कि वी आर नॉट सीइंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कमर्शलाइजिंग दैट और फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स. तो टू प्रिवेंट कमर्शियल डीलिंग्स इन ऑर्गन्स एंड प्रॉपर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम रन करना चाहते हैं वो एक प्रॉपर मैकेनाइज तरीके से हो, तो उसके लिए वी आर सीइंग कि हेल्थ मिनिस्ट्रीज इशूइंग गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस टू स्टेट्स कि जो डेटा वो कलेक्ट करके सेंड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है. ऐसे इंसिडेंट्स हाईलाइट हो रहे हैं कि फॉरेन नेशनल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है दैन दी एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स. सो दिस इज वन इशू विच इज क्रॉप्ड अप. तो नेचर ऑफ नोटो की बात करते हैं. तो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established under the Transplantation of Human Organs and Tissues Act of 1994. तो इसके functions firstly है कि efficient and organized system, एक तरीके से systematic तरीके से organ procurement और डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री, एक ही पूरे सिस्टम पे इसका फोकस रहता है. एंड मेंटेन द नेशनल रजिस्ट्री ऑफ द डोनर्स एंड द रेसिपिएंट्स ऑफ ऑर्गन्स. तो यहाँ पे डेटा वाले लेवल पे वी आर सीइंग सर्टेन लैक्यूनेज एंड चैलेंजेस. सो दैट इज वन थिंग. तो स्टेट्स हैव बीन डायरेक्टेड कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं दे नीड टू शेयर द डेटा रजिस्ट्री
और कुछ ऐसे चैलेंजेस भी है कि हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड ही नहीं है विद दिस नोटो ऑर्गेनाइजेशन जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं। तो उस पे वर्क होना चाहिए एंड सो दैट वी आर हैविंग अ प्रॉपर रोबस्ट रजिस्ट्री। तो दिस इज द चैलेंज एंड इफ वी गो बाय द डेटा, तो डेटा क्या बताता है हमें, तो मैक्सिमम ऑर्गन डोनेशंस या ट्रांसप्लांटेशन हमें देखने को मिल रहे हैं इन केस ऑफ लिवर एंड इन केस ऑफ किडनी। अपार्ट फ्रॉम दिस दिल्ली में सबसे ज्यादा हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केसेस देखने को मिले 3,800 एंड 16,000 ऑर्गन्स वर ट्रांसप्लांटेड पैन इंडिया लेवल पे 2022 में। तो 16,000 इज द नंबर। और इसके अलावा यहाँ पे भी जनरेटिंग अवेयरनेस की इफ कि मतलब ऑर्गन डोनेट करना कितना इम्पोर्टेंट है कि आप एक ऑर्गन डोनेशन से यू कैन सेव इवन मल्टीपल लाइव्स ऑल्सो। तो दैट्स देयर। और देन हॉस्पिटल लेवल पे डेटा जो प्रॉपर मैकेनिज्म है दैट शुड बी वर्किंग, रजिस्ट्री होनी चाहिए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। एंड जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ब्रेन डेड पेशेंट्स में से जो ऑर्गन्स हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है ऑन फॉरेन नेशनल्स ओवरलुकिंग द डिजर्विंग इंडियन पेशेंट्स ऑन द वेट लिस्ट। तो दिस सिस्टम इट शुड बी लाइक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड देन इसमें हम यहाँ अगर मिसिंग की भी बात कर सकते हैं। इसमें अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या है, तो वो ये कि डोनेशन जब होती है तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं। आप पैसे के हिसाब से देते हैं, आप फॉरनर को ज्यादा देते हैं, आप गरीब को देंगे अमीर को देंगे, कुछ नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है कि क्या हाँ, कुछ है क्राइटेरिया है। ही नहीं यहाँ। आप आप अपना नाम डाल देते हैं लिस्ट में, पता नहीं 1 साल में आए 50 साल में आए। आपका आदमी मर चुका है, उसके बाद आपको मैसेज आ रहा है कि आपको डोनेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो उस चीज के लिए क्राइटेरिया होना। So यहाँ survivors of bonded laborers in Maharashtra they struggle to overcome these scares। तो यहाँ mental health और जो after impacts होते हैं of such incidences, so struggle they're struggling for aid like financial aid की जब हम बात करते हैं तो that is not being timely basis पे is not being disbursed to them। So there is a scheme for rehabilitation of the bonded laborer 2021। तो इसके अंडर compensation ranging from rupees 1 lakh to 3 lakh। This is a central sector scheme। तो completely it is funded by the center। And immediate aid provided of rupees 30,000 that is to be provided after FIR is registered and bonded laborer release certificates they are also issued by the DMs या SDMs। And बाकी जो remaining amount है then it is transferred once that entire case is settled in the court। तो shelter homes they became important यहाँ हम जब dealing with their mental health की बात आती है। यहाँ पे भी हम डेटा की बात करेंगे प्रॉपर कोई लाइक एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक डेटा नहीं है कि क्योंकि वी आर सीइंग बॉन्डेड लेबरर्स तो इनफॉर्मल सेक्टर में दे आर बीइंग फोर्स्ड टू वर्क, कोई प्रॉपर पे नहीं दी जाती है, कोerसिव कंडीशंस हैं, वायलेंस भी हो सकती है। तो दैट देयर और केसेस जो हैं दे आर लेस इन नंबर जो रिपोर्टेड है। तो अंडर रिपोर्टिंग इज अनदर चैलेंज। एंड एग्जाम्पल अगर हम एनजीओज की बात करते हैं महाराष्ट्र में तो मुक्ता दैट इज वन ऑफ द एनजीओज, तो इट ऑफर्स अ हग एंड अ हैंडशेक। तो एनजीओज कैन प्ले एन important रोल फॉर द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद सच incidents and helping them come out and be a part of the society। Then NGO Pratham is also there. It has been conducting free skill development workshops for all these residents। और इसके अलावा हमने बात करी है कि 4 लेबर कोड्स उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दी लॉज आर देयर बट अभी दे हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। तो ये हमने पहले बात करी है WTO's एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो एक पहले इस आर्टिकल में जो नई चीज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एक चैलेंज या जो एक बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ यूएस देखने को मिल रहा है या डेवलप्ड वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो द की वर्ड इज डी जुडिशलाइजेशन ऑफ ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म। तो एक साइड हम फोकस कर रहे हैं कि ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, उसको हम प्रमोट करें।
रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए एंड फ्री एंड फेयर ट्रेड होना चाहिए। बट जो टर्म ये डी जुडिशलाइजेशन ऑफ ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म है, इसका मीनिंग ये है कि कंट्रीज जो इसको सपोर्ट करती है वो एक तरीके से जो इंटरनेशनल कोर्ट सिस्टम है, जैसे डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, तो वो उसको वीक करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे यूएसए क्या कर रहा है, अपॉइंटमेंट में इट इज क्रिएटिंग हर्डल्स जब हम एपेलेट बॉडी की बात करते हैं इन केस ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म अंडर डब्ल्यूटीओ, सो दैट कंट्री खुद अपने यूनिलेटरल लेवल पे जो भी चैलेंजेस है रिलेटेड टू ट्रेड वो यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग से अपना उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो इंटरनेशनल कोर्ट सिस्टम है, जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, that is being made redundant, and this is what we mean by dejudicialization. एंड यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे बात करो जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, फॉर एग्जाम्पल जो चाइना डब्ल्यूटीओ सॉरी यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है, तो यूएस उसको यूनिलेटरली रिजॉल्व करना चाहता है, यूनिलेटरली एक्शंस लेना चाहता है, तो वो नहीं चाहता कि डब्ल्यूटीओ या डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में वो इशू जाए और वहां पे द इंटायर थिंग इज बीइंग रिजॉल्व्ड। तो दिस इज द न्यू थिंग। एंड इसके अलावा हमने बात करी है, अगर डिफरेंट हेड्स में इसको हम क्लासिफाई करते हैं कि जो 13th अभी बाइनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी डब्ल्यूटीओ की, तो फर्स्ट वाज दी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम। तो इंडिया का स्टैंड यही था कि वी नीड अ परमानेंट सोल्यूशन टू दिस। इतने सालों से यही इशू चलता हुआ आ रहा है कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जो पीडीएस सिस्टम है दैट इज बीइंग डिबेटेड देयर। तो फूड सिक्योरिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सिंस वी आर सीइंग कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज देयर, तो इसलिए फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है गिवन ऑलरेडी द चैलेंजेस लाइक इन्फ्लेशन की बात करो या क्लाइमेट चेंज की बात करो या डिजास्टर्स की वजह से जो आउटपुट की यील्ड है और जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है दैट इज ऑल्सो बीइंग नेगेटिवली इम्पैक्टेड। देन सेकेंडली हम बात करेंगे यहाँ पे जो मोरेटोरियम है, सपोज इक्वलाइजेशन लेवी की हम बात करते हैं या टैक्स ऑन सर्विसेज ट्रेड के ऊपर जो बात करते हैं, तो इंडिया का स्टैंड उस पर ये था कि मोरेटोरियम जो है इट शुड एंड, एंड जो फॉरेन बेस्ड कंपनीज इंडिया में अपना बिजनेस लोकेट करके इंडिया में वर्क कर रही है, इंडिया से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो टैक्स भी इंडियन अथॉरिटीज को ही उन्हें पे करना पड़ेगा। तो दिस इज इंडिया स्टैंड इन द सेकेंड केस। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे बात हो रही है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, तो एमएसपी की बात हो रही है यहाँ पे। पीस क्लॉज 2013 में इट वाज देयर, तो इट प्रोवाइड सम लीगल इम्यूनिटीज टू दी कंट्रीज। यहाँ पे हमने बात करी कि टोटल जो आउटपुट एग्रीकल्चरल आउटपुट की वैल्यू अगर इट इज लाइक 10% तक आप सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हो फॉर दी डेवलपिंग कंट्रीज, एंड 5% आई थिंक इट इज फॉर दी डेवलप्ड वर्ल्ड। तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज। तो यहाँ पे मेंशन्ड है कैन्स ग्रुप, तो कैन्स ग्रुप दे हैव अगेन सक्सीडेड इन ब्लॉकिंग रेजोल्यूशन ऑफ दिस इशू। तो वी कैन लुक फॉर कि कैन्स ग्रुप क्या है एग्जैक्टली exactly। और यहाँ सजेस्ट ये किया जा रहा है कि एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन की एमएसपी को डिबेट किया जा रहा है अगर डब्ल्यूटीओ में, तो ऑल्टरनेटिव्स क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पीएम किसान जो है स्कीम, इनकम सपोर्ट स्कीम, दैट इज इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस कि आप एमएसपी की जगह यू शिफ्ट मोर टुवर्ड्स पीएम किसान, एंड दैट इज लाइक ये डब्ल्यूटीओ कंपैटिबल है क्योंकि एक इनकम सपोर्ट स्कीम है, आप यहाँ पे कोई सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, बट लाइक एक इनडायरेक्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडी। एंड देन अनदर एरिया और या वी कैन से कि सब हेड के हम फिशिंग की बात करेंगे, तो फिशिंग में भी इट्स सेइंग कि डेवलप्ड वर्ल्ड जो है इट इज इंडल्जिंग इन ओवर कैपेसिटी एंड ओवर फिशिंग, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो हो रहा है वी आर सीइंग डिप्लीशन ऑफ द फिशिंग स्टॉक्स व्हिच इज पोजिंग अ ग्रेट थ्रेट टू इवन द मरीन एनवायरनमेंट, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस, and because of that there is again disbalance in even the food chain also। सो यहाँ पे भी फिशरी सब्सिडीज का एक अग्रीमेंट इज ऑल्सो बीन साइंड। एंड आईयूयू हमने बात करी, दिस कीवर्ड द इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। एंड लास्ट जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ये हमने डिस्कस कर लिया थ्रू दिस द एरिया डी जुडिशलाइजेशन के अराउंड जो बात है। तो US has been blocking the appointments as far as the appellate body of this dispute settlement mechanism is concerned। तो ट्यूबरक्लोसिस आज सारे लाइक मोस्टली जो मेन हाईलाइट है ट्यूबरक्लोसिस के अराउंड है। तो टीबी डे 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ बात हो रही है कि
टीबी एलिमिनेट करने का जो टारगेट है, दैट इज इंडिया में इट इज 5 years अहेड, दैट इज 2025 तक वी वांट टू कंप्लीटली एलिमिनेट टीबी. तो टीबी इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया एंड देयर इज अ वैक्सीन ऑल्सो. देन अगेन यहाँ पे टू फ्रंट्स पे बात करेंगे. अगर हम टीबी की सक्सेस रेट की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग द टीबी इंसिडेंस बाय 16% फ्रॉम 2015 to 2022, दिस हैज बीन अचीव्ड. So this is close to double the pace at which the global TB incidence is declining. तो इंडिया में double pace पे decline हो रहा है, that is 16% in these 7 years, last 7 years, and then reducing TB mortality also by 18% during the same last 7 years time period. तो यहाँ पे we are seeing कि like हमने यहाँ पहले बात करी एक important जो एरिया था 90-70-90 स्ट्रेटजी ऑफ WHO, कि आप पहले स्क्रीनिंग के ऊपर फोकस करो. 90% जो पेशेंट्स हैं एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए उनकी, सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाए. 70% ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट होना चाहिए. एंड लास्ट 90% आई एम फॉरगेटिंग कि वो किस एस्पेक्ट के लिए था. So global tuberculosis report 2023, this is also published by WHO. बाकी यहाँ पे like we can detect TB largely by leveraging the systems already that are there in places. and कल हमने जैसे multiple aspects की बात करी थी कि challenge यहाँ पे भी multi drug resistant TB is there. एक हमने like बात करी थी personal experience जो one of the articles was talking about. and then another challenge जो एक emerge हो रहा है, that is the declining number या availability of the TB medicines. तो एक्सरेज जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो एक्सरे इमेजिंग दैट इज वन ऑफ द एफिशिएंट वेज टू फाइंड द पेशेंट्स. तो इवन हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स में भी ये भी एक चैलेंज है कि डायग्नोस करना कि यस यू आर सफरिंग फ्रॉम टीबी, तो ये भी एक चैलेंज रहता है. तो यू आर नॉट सो श्योर, तो इवन द स्किल्स ऑफ डॉक्टर्स बिकम इम्पोर्टेंट हेयर. एंड देन इसके अलावा लाइक जो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है, स्पोटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट किया जाता है, उसके थ्रू भी वी कैन गेट दिस डायग्नोस्ड. And NAT, nucleic acid amplification test machines. So the number has also increased these machines in India. तो overall जो utility of test वो limited है but cost high है, तो it leads to high out of pocket expenditure. तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी डीप टेक की हम बात करते हैं, क्या एआई हमें यहाँ कहीं हेल्प कर सकता है, या जीन एडिटिंग क्या हमें यहाँ कुछ हेल्प कर सकता है, जिनोम सीक्वेंसिंग से क्या हमें कुछ पता लग सकता है इन टर्म्स ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग द नंबर्स. तो यहाँ सारी बाकी कलेक्शन टेक्निक्स की बात हो रही है, पीसीआर मशीन्स, राइट डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यूरिन एलएएम टेस्ट इज देयर, देन स्क्रीनिंग फॉर बोथ पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी. जो लाइक पल्मोनरी आपको लंग्स में इन्फेक्ट होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी इज ऑर्गन्स अदर देन द लंग्स. तो टीबी आपको किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, इट इज नॉट कि ओनली लंग्स में इन्फेक्टेड हो सकते हो. तो रैपिड वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है एंड जो प्रॉपर ड्रग रिजीम है, डब्ल्यूएचओ ने अगेन ये भी सजेस्ट किया कि 6 months ड्रग रिजीम में सबसे ज्यादा सक्सेस रेट देखा गया. सो यहाँ स्पेनिश ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन के रिगार्डिंग क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है बाय भारत बायोटेक. तो द नेम ऑफ द वैक्सीन इज MTB-VAC, MTB-VAC. So this is for prevention of TB in adults and adolescents. तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दिस इज अगेन यहाँ पे देखा है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स है बेस्ड ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस बैक्टीरिया. तो दिस इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस ट्यूबरक्लोसिस. अभी करंटली वी आर हैविंग द BCG वैक्सीन टू ट्रीट द ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया. वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे अगेन हमने देख लिया, 24 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है. So in detail यहाँ पे भी suggestions and solutions how to control TB in India. So it says कि care needs to be more humane, like person-centric solutions
पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, अदर देन अगेन जो कम्युनिटी लेवल या ग्रुप लेवल जो स्टडीज़ हैं, एंड जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे पेशेंट्स के जो सक्सेसफुली दे हैव फॉट विद टीबी, तो उनके एक्सपीरियंसेस से क्या लर्निंग्स निकलती है, क्या कुछ यूनिफॉर्म या सिमिलैरिटी है उनकी लर्निंग्स में या आउटकम्स में, तो उसको स्टडी किया जा सकता है। लाइक इसको टीबी एज ए ह्यूमन क्राइसिस या जेंडर्ड क्राइसिस, क्या मेल एंड फीमेल्स में कुछ डिफरेंसेस ऐसे देखने को मिले हैं, उनको स्टडी किया जा सकता है। एंड यहाँ हमने अफोर्डेबिलिटी, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज अ चैलेंज उसकी बात कर ली है। देन इंडियन सोसाइटी में जो सोसाइटल सोशल चैलेंजेस हैं, अगेन की द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद इट, तो यू आर नॉट लाइक don't feel free to discuss about this disease with others. And then gendered aspects are also associated with this. तो कुछ सोशल टैबूज हैं कि इफ यू आर लाइक यू सफरिंग फ्रॉम टीबी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो दैट्स देयर। फिर हमने न्यूट्रिशनल सपोर्ट की पहले भी बात करी है, स्पेसिफिकली वुमेन की जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और सिग्निफिकेंट हो जाता है। एंड तो सोशो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जो हैं टीबी के लिए, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, तो चाहे पॉवर्टी की बात करें, इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल स्टेटस, वेल वेंटिलेटेड हाउसिंग, बेटर एयर क्वालिटी, तो इवन एयर पोल्यूशन वो भी एक सबसे बड़ा कॉज हो सकता है बिहाइंड टीबी। देन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है अगेन एंड में कि पर्सन सेंटर्ड केयर, एड्रेस द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, एम्ब्रेस इनोवेशन, एंड अगेन कैसे एआई हेल्प कर सकता है इन डिटेक्शन, इन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस। एंड हमने बात कर लिया उसके अलावा जीन एडिटिंग की, तो इवन इन जीन एडिटिंग या जेनेटिक्स में, जीनोम सीक्वेंसिंग में वी कैन गेट टू नो कि कैसे क्या हम और बेटर तरीके से वैक्सीन्स डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमने बात करी सोशल चैलेंजेस की, इकोनॉमिक चैलेंजेस की, सॉल्यूशंस में ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच एंड हेल्थ केयर, और लाइक हॉस्पिटल लेवल पे डेटा इज इम्पोर्टेंट, स्टडिंग द पास्ट डेटा इज इम्पोर्टेंट, एंड थर्ड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे भी एक्शनेबल आइडियाज फॉर टीबी कंट्रोल। तो डेटा सेज कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 27% ऑफ द ग्लोबल टीबी केसेस। तो थीम फॉर वर्ल्ड टीबी डे 2024 इज यस वी कैन एंड टीबी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स हैं। एंड टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम 1962। तो इट इज रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनस लाइफ, ये सिर्फ एक डिजीज नहीं है। एंड ये एरिया डिस्कस हो गया है, बाकी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस दिस इज बीन कवर्ड। तो फर्स्ट अर्ली डिटेक्शन की बात हो रही है, कंपलसरी स्क्रीनिंग, प्रिसाइज ट्रीटमेंट कैटेगराइजेशन उसके बाद ही किया जा सकता है अगर आप स्क्रीनिंग किए जा रहे हैं, देन व्हाट द टेस्ट सेज। देन ट्रीटमेंट अडेरेंस एंड फॉलो अप होना चाहिए, जैसे हमने बात करी कि 6 मंथ ड्रग रिजीम इज इंपॉर्टेंट एज हैज बीन सजेस्टेड बाय WHO ऑल्सो। तो कंप्लायंस टू दिस ट्रीटमेंट इट शुड बी 100%, जो कि अभी नहीं हो पाता है। एंड फोर्थ हमारा फोकस है जीरो मोर्टैलिटी में, तो मोर्टैलिटी को मिटिगेटिंग द मोर्टैलिटी ड्यू टू टीबी, चाहे वो ड्रग रेजिस्टेंट की वजह से हो, नॉन पल्मोनरी टीबी हो, कुछ भी, दैट इज नेसेसरी। कंट्रोलिंग द ड्रग रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी फॉलोइंग दैट प्रॉपर रजीम इंपॉर्टेंट। अगर आप वहां मिस कर देते हो, इफ यू आर चेंजिंग एंड टाइमिंग्स आप चेंज कर रहे हो, या फिर आप 2 दिन स्किप कर देते हो और फिर अगेन आप मेडिसिन लेने लग जाते हो, तो उसकी वजह से भी जो अनरेगुलेटेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है, नॉन कंप्लायंस विद द ट्रीटमेंट रिजीम्स है, उसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस वो बैक्टीरिया डेवलप कर लेता है। एंड देन असेसिंग द एक्सटेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, तो ड्रग रेजिस्टेंस को स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट है, सो दैट अगेन we are taking on again an evidence based scientific policy decisions on the basis of the data analytics। एंड appropriate medicines अवेलेबल होना, और medicines भी adequate quantity में अवेलेबल होना, तो जन औषधि केंद्र दे आर इम्पोर्टेंट इन दिस लास्ट माइल अवेलेबिलिटी ऑफ दीज ड्रग्स। और एग्जाम्पल्स हमने पहले भी देखे, लाइक ड्रग्स की बात करते हैं तो बेडाक्विलिन, डेलामिनिड, दीज आर एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। या हम
रोल ऑफ गवर्नर्स एंड कंडक्ट ऑफ गवर्नर्स की बात कर रहे हैं तो रिलक्टेंस टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, पास में हमने देखा कि लाइक इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु तो लाइक एन रवि, सो हमने देखा कि कुछ ऐसे बिल्स हैं कि उनको 3-3 साल तक असेंट नहीं दिया गया, एंड द नंबर ऑफ बिल्स दैट आर बीइंग रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंशियल असेंट वो इंक्रीज हो रहा है, तो दैट शुड हैपन इन रेयर केसेस, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स, सो देर इज ऑल्सो दिस मिसकंडक्ट बीइंग सीन, या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नॉट बीइंग फॉलोड। तो बोला गया कि जो इशू है बिटवीन गवर्नर्स एंड द स्टेट्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, तो ये दोनों पार्टीज को खुद ही रिजॉल्व कर लेना चाहिए। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो कंडक्ट ऑफ द गवर्नर्स, इट इज disconcerting that center does not see any scope for the remedial measures in this, when it ought to be its duty to replace the governors who are pathologically averse to following the constitution। तो सेंटर का भी कहीं लिमिटेड रोल हो सकता है, बट अगेन कंप्लीटली वी कांट से कि सेंटर ही इस इशू को रिसॉल्व कर सकता है। एंड देन अगेन पॉलिटिकल एंगल भी इसको, इस इशू को दिया जाता है। तो इंडिया भूटान टाइज हमने बात करी कि सबसे जो अभी जो न्यू इमर्जिंग एरिया जहाँ पे हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं वो है गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी। सो माइंडफुलनेस सिटी में इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने की बात की जा रही है, इट इज अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे भूटान इज वन ऑफ द कंट्रीज विच इज अमंग्स द टॉप कंट्रीज जब हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, तो दैट इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड, माइंडफुलनेस में हम बात कर सकते हैं about waste management strategies. Thirdly, we can talk about कि जो challenge है of water scarcity or water stress, तो management of water, conservation of water, तो behavioral aspects of citizens वो भी important है जब हम smart cities creation की बात करते हैं। And another important aspect is in terms of hydroelectric projects, जो important area of integration है, of cooperation है between India Bhutan। एंड चैलेंज हमने बात करी, लाइक चाइना इज अ चैलेंज इवन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया भूटान, तो डोकलाम इशू हमने देखा विच इज लोकेटेड एट ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया भूटान एंड चाइना, सो दैट्स देयर। बाकी भूटान इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव कंट्री। So can we say like Maldives, Bhutan may ever in future behave the way Maldives had been behaving in the recent past? So you have to think in a comparative analysis. हाँ जी और सर। माइंडफुलनेस सिर्फ बोलने से तो क्या होगा, आपको उसको लिंक करना पड़ेगा कि इंडिया ही क्यों, इज इंडिया वर्दी इनफ इन टर्म्स ऑफ कल्चरल, सोशल एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज की वो एक वर्दी रोल मॉडल है भूटान के लिए। हाँ जी So सर। try to bring essence in less than a minute each. हाँ जी सर। So here we're talking about women's participation in political sphere. So firstly, this chart one, it is talking about कि 1900 से अगर हम देखें, so this is, we can say कि जो gap था between providing the voting rights to women, तो that was very wide। जो countries provide करती, developed countries were providing the right to vote to women, तो बहुत ज़्यादा gap exist कर रहा था between the number of countries where women had the right to vote and where they did not। So gradually we saw कि more number of countries they started providing them the universal right to vote for men and women both। तो यहाँ पे you can see कि जो light blue background में है that is यहाँ पे in number of countries में there was only right to vote for men only। So ये gradually ये जो gap है आप देख सकते हो, it is declining when we are moving closer towards 2022। Chart 2 is talking about कि how many number of like women they were occupying seats in the parliament। So it is less than 10% women, you can see कि ये ज्यादा है number of countries में। तो
मैक्सिमम यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ओनली 20% ऑफ द वुमेन दे आर हैविंग रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखते हैं तो रवांडा's पार्लियामेंट्री कॉम्पोजिशन इट सरपास 50% मार्क फॉर द वुमेन रिप्रेजेंटेशन 2008 में। कंट्री लाइक अर्जेंटीना, क्यूबा, फिनलैंड, स्वीडन, वहाँ पे इट इज बिटवीन 40% एंड 50% द वुमेन पार्लियामेंटेरियंस। इंडिया में वी आर सीइंग इट इज एट 33%. So that is although increasing gradually, but still at a very slower pace. Chart 4 is about how many women representatives have been able to become either prime ministers or the president of countries. So you can see how minimal is the share. So women in the chief executive positions, you can say ki up till close to 2015-16, it was only merely 5% or 10% बोल सकते हैं. Now it is increasing more closer towards 10 to 15%. So share of the countries where women occupy the post of chief executive is still it is less than 10% as of now. So this is the data is from the Our World in Data's article. Women have made major advances in politics, but still can we say it is major advances? क्योंकि numbers अभी भी बहुत we can say it is very less, चाहे representation की बात करो या in again जैसे अभी देखा less than 10% and only chief executive position. So it is still far अगर from इस टॉपिक के equal अंदर pay, equal work की बात करते हैं तो even there we are seeing gender inequality. अगर इस टॉपिक के अंदर हम बात करें कि डाटा से हटकर क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें नजर डालने की जरूरत है, तो सबसे पहला कि क्यों इतने सालों तक जब हम मॉडर्निटी की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की, एसडीजी की बात करते हैं, क्यों आज तक भी वुमेन जो है वो लड़ाई लड़ती है सिविक पॉलिटिकल राइट्स के लिए। जब हम देखते हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन, तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन 4 तरीकों में बटा गया। फर्स्ट फाइट, सेकंड फाइट, थर्ड फाइट, फोर्थ फाइट। अलग अलग जनरेशन में मांगी, अलग अलग फेमिनिस्ट स्कूल आए, रेडिकल आए, लिबरल आए, सबने क्या कहा। तो जो सबसे पहली डिमांड है वही थी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हमें आप पे, कि हमें वोट डालने का अधिकार दीजिए, हमें पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कंटेस्ट करने का आप राइट दीजिए। तो ये हम देख सकते हैं कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर फर्स्ट जनरेशन राइट्स भी आज तक वुमेन को नहीं मिले। सेकंड जनरेशन में क्या मांगा गया कि आप जो नेचुरल इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर है, जिसमें आप कहते हैं कि वुमेन जो है वो कुछ काम नहीं कर सकती है, आप उसको तोड़िए, नेचुरल इनइक्वालिटी को तोड़िए। जब हम देखते हैं कि अलग अलग स्कॉलर्स आए, रोज नाम के आए, सुजैन मुल्लर ओकिन नाम की आती, इसके बाद हमने देखा कि वो बोलते हैं कि आप सिविक पॉलिटिकल राइट्स के लिए हमने लड़ाई लड़ी, नेचुरल इनइक्वालिटी को तोड़ने के लिए लड़ी, अब क्या लड़े। तो बात आती है रिप्रोडक्टिव राइट्स, बॉडीली ऑटोनॉमी दीजिए आप, अबॉर्शन का राइट हमें हमारी मर्जी होनी चाहिए। और आखिरी में बात आती है जिसके अंदर बोला जाता है कि जो फैमिली के अंदर काम करने वाली महिला है उसका क्या, इंट्रा इक्वालिटी की बात होती है कि यानी जो घर के अंदर काम करती है उसकी भी जीडीपी के अंदर इंक्लूड कीजिए। और जब आप करते हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात, तो खाली वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात उनकी मत कीजिए जो एलिट सेक्शन में वुमेन बैठी हैं, उनकी भी कीजिए जो ट्रांसजेंडर है, उनकी भी कीजिए जो फॉरेस्ट के अंदर लकड़ी काट कर अपना घर चलाती है। तो कहीं ना कहीं इतनी जो जनरेशन है, जो 4 जनरेशन ऑफ वुमेन फाइट हमने देखी, हम देखते हैं कि दिस इज अ ट्रेजेक्ट्री जहां पर पहली ही पूरी नहीं हो पाई आज तक, और उसी के लिए इतना स्ट्रगल होता है अलग अलग कंट्रीज के अंदर। जब हम बात करते हैं इंडिया की, और क्यों हम इंडिया को ग्लोबल साउथ से हमेशा कंपेयर करके देखते हैं कि हमने अच्छा किया, क्यों हम नॉर्थ से कंपेयर नहीं करते। हमें नॉर्थ से भी उतना ही कंपेयर करना चाहिए जब ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर जो वुमेन है उसकी जो मेंबरशिप है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी इतनी, वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी इतनी, हम ग्रेजुअली जाते हैं। तो अगर हम देखें तो दिस शोज दैट द एशियन वैल्यूज फाइट विद द डेमोक्रेटिक एंड द वेस्टर्न सोसाइटीज फाइट। एशियन वैल्यूज की फाइट क्या है, एशियन वैल्यूज कहती है कि डेमोक्रेसी इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, ये तो थोपा गया कॉन्सेप्ट, लेकिन एशियन वैल्यूज कहते, और एशियन वैल्यूज का अपना क्या कहना है कि हमें ओबीडियंस की बड़ी जरूरत है, हमें डोमिनेंस की बड़ी जरूरत है। और वेस्टर्न वैल्यूज जो लिबर्टी बताती है, अलग अलग तरीके की लिबर्टी, जो खतरा है एशियन वैल्यूज के लिए। और यहीं पर हमारे यहाँ फिर जो सोशल लिबरल स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को
लिबरल बनाने का काम किया, जिसके अंदर हम अमर्त्य सेन जी की भी बात कर सकते हैं। अलग अलग हमारे यहाँ प्रोफेसर हुए जिन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है वो जरूरी नहीं है कि वो अंडर डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। डेमोक्रेसी आदमी की लिबर्टी, सोसाइटी के अंदर जस्टिस, इक्वालिटी को प्रमोट करने का काम करती है, जिससे सोसाइटी के अंदर रिवोल्यूशन ना आए, जिससे सोसाइटी के अंदर मिलिट्री कोप ना आए, जैसे सूडान और हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के में देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी ही है जिसने इतनी डाइवर्सिटी को लेने के बाद भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट किया। और आज हम देखते हैं कि हमारी कोर्ट से लेकर के हमारी आर्मी तक हर कोई जो इंस्टीट्यूशन है हमारा, वो ग्रेजुअली, बेशक से पूरा नहीं लेकिन ग्रेजुअली वुमेन को उसका हक, उसको रिप्रेजेंटेशन और उसको इक्वालिटी देने का काम कर रहा है। So I'm adding on this positive line. Continue, Mark. Thank you, Pravesh. Okay, we'll continue in the next part.